ये सफेद पाउडर नहीं, ये खतरा हो सकता था। और ये पहली चीज है जो मैदा बनने से पहले निकाली जाती है। पराठा, नान, ब्रेड, सब में वही मैदा। सवाल ये इतना मुलायम और इतना सफेद बनता कैसे है? और क्या सच में इसमें केमिकल डालकर इसे सफेद किया जाता है? कुछ लोग तो इससे भी आगे की बातें कहते हैं। और अब वो जगह जहां मैदा बनना शुरू होता है। रोलर्स गेहूं को पीसते नहीं, परतों में खोलते हैं। अक्सर 10 से ज्यादा पास में अलग होता है। चोकर, जर्म और सबसे हल्का हिस्सा एंडोस्पर्म, यही बनता है मैदा। यही वजह है कि मैदा इतना नरम लगता है, क्योंकि जिस हिस्से में फाइबर और तेल होते हैं वो काफी हद तक अलग कर दिया जाता है। आप किस शहर गांव से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो सर्च से मिला या फीड में? कमेंट में बस शॉर्ट में बता दो। अब असली विवाद वाला हिस्सा, सफेदी। कुछ फैक्ट्रियों में एजिंग से रंग बदलता है। कणों का साइज, नमी और सेफ्टी, हर बैच यहीं पास फेल होता है। लेकिन जो चीज आप नहीं देखते वो अगला ट्विस्ट है, क्योंकि मैदा की सफेदी सिर्फ रंग नहीं। चलिए अब सीधा अंदर, शुरुआत से पैकिंग तक सब दिखाते हैं। ये वही मैदा है जिससे आपके घर की रोटियां, पिज्जा बेस, समोसे और बिस्किट बनते हैं। लेकिन इसका असली सफर शुरू होता है ऐसी ही एक विशाल फ्लोर मिल से। इतना मुलायम और सफेद दिखने वाला ये मैदा दरअसल एक साधारण से गेहूं के दाने की लंबी यात्रा का नतीजा होता है। आज हम देखेंगे कैसे खेतों से आया गेहूं भारी मशीनों से गुजरकर बदल जाता है बिल्कुल बारीक मैदे में। आपको दिखने वाला हर एक कण असल में कई बार की पिसाई और छानाई के बाद यहाँ तक पहुँचता है। आखिर में यही मैदा ऑटोमेटिक मशीनों से पैक होकर थोक बैग और छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ ही दिनों में ये फैक्ट्री का सामान आपके घर की रोटी, नान, पिज्जा या केक का बेस बनकर आपकी प्लेट तक पहुंचता है। चलिए आज इस पूरे सफर को शुरू से आखिर तक गहराई से देखते हैं, गेहूं के दाने से लेकर तैयार मैदे के पैकेट तक। सबसे पहले समझिए, गेहूं के दाने में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। बाहर का छिलका यानी ब्रान, बीच का पोषक जर्म और अंदर का सफेद हिस्सा एंडोस्पर्म, जिससे मैदा बनता है। गेहूं से ही आटा, सूजी और चोकर भी निकलते हैं, लेकिन मैदा सबसे ज्यादा बारीक और सबसे ज्यादा सफेद हिस्सा होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले सफाई, फिर कंडीशनिंग, फिर मिलिंग, सिफ्टिंग, ब्लेंडिंग और आखिर में पैकेजिंग कैसे होती है। एक मध्यम साइज की फ्लोर मिल रोजाना सैकड़ों टन गेहूं को प्रोसेस करके मैदा और दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार करती है। सारा सिस्टम आजकल काफी ऑटोमेटिक हो चुका है, जहां कुछ ऑपरेटर सिर्फ मॉनिटरिंग से ही पूरा प्लांट चला लेते हैं। आप हर चैप्टर में देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे स्टेप मिलकर मैदा को क्वालिटी, रंग और फाइननेस देते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इतनी धूल और भारी मशीनों के बीच किस तरह की सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। और लैब के अंदर कैसे हर बैच की टेस्टिंग होती है, जिससे आपको मिलने वाला मैदा स्टैंडर्ड के हिसाब से रहे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बस पैकेट खरीदना ही कहानी है, तो आज आपको इनका असली बैक स्टोरी पता चलने वाली है। मैदा बनाने का सफर शुरू होता है खेतों और मंडियों से आए हुए ऐसे भारी ट्रकों से, जो गेहूं से लदे हुए मिल के गेट पर पहुंचते हैं। सबसे पहले ट्रक का वजन नापा जाता है, ताकि पता चल सके कि कितने टन गेहूं आया है। इसी वक्त अलग अलग पॉइंट से गेहूं के सैंपल लिए जाते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी और नमी चेक की जा सके। नमी ज्यादा होगी तो स्टोरेज में फंगस का खतरा बढ़ता है, इसलिए यहाँ इसका लेवल कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। क्लियरेंस के बाद ट्रक को अनलोडिंग पिट तक भेजा जाता है, जहाँ से गेहूं को मशीनों के जरिए ऊपर साइलो तक ले जाया जाता है। अनलोडिंग के समय उठने वाली धूल को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सक्शन सिस्टम लगे होते हैं, ताकि हवा साफ रहे। बकेट एलिवेटर नाम की ये मशीन गेहूं को नीचे पिट से कई मंजिल ऊपर बने साइलो या क्लीनिंग सेक्शन तक पहुंचाती है। इन ऊंचे ऊंचे साइलोज में गेहूं को बैच के हिसाब से स्टोर किया जाता है, ताकि बाद में मिक्सिंग और मिलिंग सही प्लान से हो सके। अब शुरू होती है पहली सफाई। प्री क्लीनर मशीन के अंदर से गेहूं गुजरता है, जहां बड़ी जाली से पत्ते, बड़े डंडे और मोटी गंदगी अलग कर दी जाती है। इस स्टेप से गेहूं का लोड हल्का हो जाता है और आगे की मशीनों पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। इसके बाद एयर एस्पिरेशन से हल्की धूल, भूसी के टुकड़े और हल्की अशुद्धियां हवा के साथ अलग कर दी जाती हैं। ये सारी शुरुआती सफाई इसलिए जरूरी है ताकि आगे मिलिंग मशीनों में सिर्फ गेहूं ही जाए, कोई पत्थर या लोहे का टुकड़ा नहीं। अगला बहुत अहम स्टेप है डेस्टोनिंग। यहाँ गेहूं के साथ मिले छोटे पत्थरों को वजन के फर्क से अलग किया जाता है। और आप यकीन मानिए, अगर ये पत्थर ना निकाले जाए तो रोलर मिल के अंदर भारी नुकसान कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेटर किसी भी लोहे के टुकड़े, पुराने कील या स्क्रू को अपने अंदर पकड़कर रख लेते हैं। समय समय पर इन मैग्नेट्स को साफ किया जाता है, ताकि उनकी पकड़ हमेशा स्ट्रांग बनी रहे। अब आता है कंडीशनिंग का स्टेप, जहां गेहूं को पीसने के लिए तैयार किया जाता है। मापकर बहुत कंट्रोल्ड मात्रा में पानी गेहूं पर छिड़का जाता है, ताकि दाना अंदर से थोड़ी नमी सोख ले। घूमते हुए ड्रमों के अंदर ये पानी अच्छे से हर दाने तक पहुंचता है और सभी दाने समान रूप से नम हो जाते हैं। इस कंडीशनिंग से दाने का बाहरी छिलका सख्त और थोड़ा फूल जाता है, जबकि अंदर का सफेद हिस्सा नरम हो जाता है। अब इस नम किए गए गेहूं को कुछ घंटों तक खास बिनों में रखा जाता है, ताकि नमी अंदर तक बराबर फैल जाए। एक ट्रेंड ऑपरेटर सिर्फ दाना दबाकर समझ सकता है कि अब ये मिलिंग के लिए सही कंडीशन में है या नहीं। आजकल ये सब डेटा कंप्यूटर पर भी ट्रैक किया जाता है, ताकि हर बैच की कंडीशनिंग क्वालिटी एक जैसी रहे।
जब गेहूं बिल्कुल तैयार हो जाता है तब उसे असली दिल यानी मिलिंग रोलर्स की तरफ भेजा जाता है। अब हम देखेंगे वो स्टेप जहां से असल में दाना टूटना और परतें अलग होना शुरू होती हैं, रोलर मिलिंग। ये है रोलर मिल्स। हर मिल के अंदर दो दो भारी स्टील रोलर्स लगे होते हैं जो अलग अलग सेटिंग पर दाने को तोड़ते हैं। शुरुआती ब्रेक रोल में गैप थोड़ा ज्यादा रखा जाता है ताकि दाना सिर्फ फटे, पाउडर ना बने। पहले पास में गेहूं के दाने के टुकड़े बनते हैं जिन्हें आगे धीरे धीरे और बारीक किया जाता है। इस मिक्सचर में चोकर, सूजी जैसे टुकड़े और थोड़ा बहुत बारीक हिस्सा सब शामिल होते हैं। जो हिस्सा अभी भी बड़ा रह जाता है वो फिर से दूसरे और तीसरे ब्रेक रोल पर भेजा जाता है। हर अगला ब्रेक पहले से थोड़ा ज्यादा बारीक काम करता है, लेकिन अभी तक हम ब्रान और एंडोस्पर्म दोनों को साथ रख रहे होते हैं। इन्हें अलग अलग स्टेज में कोड नेम दिया जाता है, जैसे B1, B2, B3, ताकि पूरा फ्लो आसानी से ट्रैक हो सके। जब मोटा काम हो चुका होता है तब आता है रिडक्शन रोल, जहां मटेरियल को बहुत बारीक पीसकर मैदा जैसी फाइननेस दी जाती है। इन रोलर्स की सतह ज्यादा स्मूथ होती है और यहाँ बहुत कम गैप पर हाई स्पीड पिसाई होती है। पूरा सिस्टम एक साइकिल की तरह चलता है, ब्रेक, शिफ्टिंग, फिर रिडक्शन और फिर से शिफ्टिंग। ये सारे रोलर्स हाई पावर मोटर से चलते हैं जिनकी स्पीड और गैप को रोज रोज फाइन ट्यून किया जाता है। क्वालिटी देखना सिर्फ मशीन का काम नहीं, एक अनुभवी नजर भी तुरंत बता देती है कि ग्राइंडिंग सही चल रही है या नहीं। इस स्टेज तक आकर ब्राउन और सफेद हिस्से के कणों में आकार और टेक्सचर का फर्क साफ नजर आने लगता है। पूरी मिलिंग फ्लोर पर दर्जनों रोलर मशीनें लगातार चलती रहती हैं ताकि लगातार सप्लाई बनी रहे और प्लांट की कैपेसिटी फुल यूज हो। किस मशीन पर कितना लोड है, कहां प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब कंट्रोल रूम से रियल टाइम में देखा जाता है। अब ये सारे पिसे हुए मटेरियल ऊपर की मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जहां सिफ्टर उन्हें अलग अलग क्वालिटी में बांटेंगे। ये है प्लांट सिफ्टर मशीनें। अंदर दर्जनों परतों में जालियां लगी होती हैं जो साइज के हिसाब से अलगाव करती हैं। ऊपर से आने वाला मिक्सचर पहले मोटी जाली पर, फिर उससे बारीक, फिर और बारीक जाली से गुजरता जाता है। एक आउटलेट से सूजी, दूसरे से फाइन आटा या मैदा और तीसरे से ब्रान यानी चोकर अलग होकर निकलता है। यही ब्रान बाद में पशु चारे या दूसरे प्रोडक्ट्स में उपयोग के लिए बेच दिया जाता है। सूजी और बीज के साइज के पार्टिकल्स अलग टैंकों में जाते हैं जिन्हें आगे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे फाइन और सफेद हिस्सा यही है जो आगे चलकर कंज्यूमर ग्रेड मैदा बनता है। जो पार्टिकल्स अभी भी बड़े होते हैं उन्हें वापस और ग्राइंडिंग के लिए रोलर मिल पर भेज दिया जाता है। सिफ्टर रूम हमेशा हल्का कंपन और हवा से भरा होता है, इसलिए यहाँ डस्ट कंट्रोल के लिए स्पेशल फिल्टर भी लगाए जाते हैं। अलग अलग फाइननेस और एक्सट्रैक्शन से अलग ग्रेड का मैदा निकाला जाता है जिसे बाद में मिलाकर वांटेड स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है। आप देख सकते हैं एक ही गेहूं से कई तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं। सिर्फ मैदा ही नहीं बल्कि ब्रान और सूजी भी इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। अब जब अलग अलग लाइन से अलग अलग ग्रेड का मैदा निकल आया है तो बारी आती है ब्लेंडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की। ये है ब्लेंडिंग बिन, जहां अलग अलग सिफ्टर आउटलेट से आया मैदा मिलकर एक यूनिफॉर्म क्वालिटी बना देता है। किस रेशियो में कौन सा मैदा मिलाना है ये पहले से सेट फॉर्मूले के हिसाब से ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। कई धाराओं से आने वाला मैदा इस तरह एक ही टैंक में मिलकर रंग, फाइनेस और ग्लूटेन लेवल में बराबर हो जाता है। कभी कभी स्क्रू या वाइब्रेटिंग ब्लेंडर भी लगाया जाता है ताकि कोई भी पैच अलग ना रह जाए। हर नए ब्लेंड से पहले और बाद में सैंपल लिए जाते हैं जो सीधे क्वालिटी कंट्रोल लैब पहुंचते हैं। लैब में सबसे पहले मैदा का रंग, टेक्सचर और स्मेल जैसे बेसिक पैरामीटर चेक किए जाते हैं। कलर कंपैरिजन से यह देखा जाता है कि मैदा ज्यादा पीला तो नहीं या कहीं ब्राउनिश टोन तो नहीं आ रही। इसके बाद प्रोटीन और ग्लूटेन लेवल चेक होता है जो यह तय करता है कि यह मैदा रोटी, बेकरी या किसी और यूज के लिए कितना सही है। टेस्टिंग के लिए छोटी मशीनों में आटा गूंदकर उसकी इलास्टिसिटी और खींचने की क्षमता भी देखी जाती है। जब सारे पैरामीटर सेट लिमिट में आ जाएं, तभी उस बैच के मैदे को पैकिंग के लिए ओके दिया जाता है। पैकिंग से पहले तैयार मैदा कुछ समय के लिए ऐसे स्टोरेज बिन्स में रखा रहता है जिससे सप्लाई लगातार बनी रहे। आप देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री का दिमाग यही लैब और कंट्रोल रूम में बैठा होता है जो हर बैच पर नजर रखता है। अब बारी आती है उस स्टेप की जो आपको सबसे ज्यादा दिखता है, पैकेजिंग और बैगिंग। सबसे पहले थोक बिक्री के लिए बड़े बड़े 50 किलो के बैग ऑटोमेटिक वजन मशीन से भरे जाते हैं। डिजिटल वेट सिस्टम हर बैग को एक ही वजन पर काटता है ताकि शॉर्ट या ओवरफिलिंग की गुंजाइश ना रहे। फिर इन बैग्स के मुंह को ऑटोमेटिक मशीन से स्टिच कर दिया जाता है ताकि मैदा बाहर ना निकल सके। हर पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और नेट वजन प्रिंट किया जाता है ताकि बाद में ट्रेसिंग आसान रहे। लाइन के किनारे बैठा स्टाफ फटे पैक, गलत प्रिंट या अधूरा भरा पैक तुरंत अलग निकाल देता है।
छोटे पैकेट्स फिर बड़े कार्टन में भरे जाते हैं, जिन्हें बाद में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए आसानी से हैंडल किया जा सके। हर कार्टन पर अंदर वाले मैदे की जानकारी साफ साफ लिखी होती है, ताकि गोदाम और ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। पैकिंग के बाद ये सारा मैदा साफ सुथरे, सूखे और वेंटिलेटेड गोदाम में स्टोर किया जाता है, जहाँ से रोज सैकड़ों बैग डिस्पैच होते हैं। फोर्कलिफ्ट और मैनुअल हैंडलिंग के साथ कार्टन और बैग ट्रकों में लोड किए जाते हैं, जो फिर शहरों और कस्बों की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये वही मैदा आपकी नजदीकी दुकान की शेल्फ पर दिखाई देता है और फिर आपके घर की किचन में पहुंच जाता है।